राइट, ध्यान देना इस बात पे कि आप पहले उसकी इंस्टाग्राम आईडी पे या तो स्टोरी पे रिप्लाई करोगे या किसी फ्रेंड से जाके बात करोगे उसके, राइट, कि इससे बात करनी है। फिर म्यूचुअल फ्रेंड्स मिलेंगे, म्यूचुअल फ्रेंड्स के द्वारा क्या हुआ, एक सेम पार्टी में आप लोग जा रहे हो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूनिमॉन्क्स। मैं हूं जानवी, आपकी साइकोलॉजी टीचर। तो जैसे कि हम अपनी एमसीक्यू सीरीज को स्टार्ट कर चुके हैं, हमें अपने सीयूईटी के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है क्योंकि हमारा एग्जाम बहुत ही ज्यादा करीब आ चुका है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सभी एमसीक्यूज को आपको अच्छे से समझना है। कोई भी डाउट हो साथ साथ मुझसे कमेंट सेक्शन में आपको पूछना भी है, ठीक है। अच्छे से सुनना है, और कॉपी और पेन लेके बैठो। कोई न्यू पॉइंट आपको पता चल रहा है तो आप साथ साथ उसको नोट डाउन करते रहो, राइट। और सारे क्वेश्चंस को जो है वो अच्छे से कवर अप करना है। बाकी आपको एमसीक्यू अप्रोच अभी जो कुछ दिन बचे हैं इसमें आपको रखनी है। साथ साथ आपने जो नोट्स बनाए हैं उनसे भी आप रिविजन करते रहिए। जितना आपको आता है पहले उसको आपको 100% करना है। बाकी जो आपको टॉपिक्स जो मुश्किल रखते हैं, जिसमें एक दो टॉपिक आपने छोड़े हुए हैं, जो जिसमें आपको डाउट है, वो आप बाद में करोगे। क्यों करोगे ऐसा? क्योंकि जो आप जितना आपको आता है उसको पहले आप 100% करोगे, राइट, ताकि उसमें से जितना क्वेश्चंस आ सके उसको आप अच्छे से अटेम्प्ट करें, और जो टॉपिक नहीं आता उसको आप बाद के लिए छोड़ दें। क्योंकि आप उस पर फोकस करोगे तो ना आप उसको अच्छे से रिवाइज कर पाओगे जो आपको आता है, राइट, और ना वो चीज आपको अच्छे से आ पाएगी स्ट्रेस की वजह से। बट जितना आपको आता है उतने को आप अच्छे से अभी करो और उस टॉपिक को लास्ट के लिए छोड़ दो, ठीक है। तो हमारा 24th क्वेश्चन क्या कहता है? हमारा 24th क्वेश्चन है डेविड के बारे में, जो कि है 40-year-old मैन, जो एक्सपीरियंस कर रहा है, कैसे इंट्रूसिव थॉट्स एक्सपीरियंस कर रहा है। और वो इंट्रूसिव थॉट्स क्या बता रहे हैं उसको? वो उसको बता रहे हैं कि बार बार हाथ धो, चेक करो कि लॉक जो है वो ठीक है कि नहीं है, ठीक है। और उसको पता है, डेविड को पता है ये सारे जो हैबिट्स हैं, ये जिस वे में वो बिहेव कर रहा है वो क्या है, वो इरैशनल है। उसके बाद भी वो करने से खुद को रोक नहीं पा रहा, क्योंकि अगर वो उनको परफॉर्म कर लेता है तो उसकी एंजाइटी जो है वो रिड्यूस हो जाती है। तो ये सिम्टम्स जो है वो कौन से डिसऑर्डर के हैं? व्हाट डिसऑर्डर इज डेविड मोस्ट लाइकली टू सफरिंग फ्रॉम? बाइपोलर डिसऑर्डर, जिसमें एपिसोड्स आते हैं, एक डिप्रेसिव होता है और एक मेनियाक होता है, तो ये भी नहीं है। जर्नलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर के सिम्टम्स भी नहीं है। क्यों नहीं है ये? उसमें कौन कौन से सिम्टम्स आते हैं? ट्रेम्बलिंग, इंटेंस फियर, राइट, तो नहीं है ये भी उसका। पैनिक डिसऑर्डर भी नहीं है। ये किसका है? ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। तो इसका आंसर क्या हुआ? ओसीडी। अब ऑब्सेसिव कंपल्सिव में वो ऑब्सेसिव है कि उसको थॉट्स आ रहे हैं, ठीक है। अब थॉट्स आ रहे हैं और उसको वो करने से खुद को रोक नहीं पा रहा, क्योंकि उससे उसकी एंजाइटी रिड्यूस हो रही है, तो वो कंपल्सिव डिसऑर्डर। तो साथ में वो क्या है? ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। नेक्स्ट देखते हैं, चलो। नेक्स्ट है हमारा लीसा के बारे में। अब लीसा जो है वो 35-year-old वुमेन है, राइट, और वो फ्रीक्वेंटली एक्सपीरियंस कर रही है क्या? फिजिकल सिम्टम्स को, जैसे कि हेडेक हो गया, स्टमक एक हो गया। वो मेडिकल एग्जामिनेशंस भी कर चुकी है, ठीक है। अब उसके जितने भी टेस्ट हुए उसमें भी उसको कुछ भी नहीं, बायोलॉजिकली कोई भी डिजीज नहीं मिली है। अब कोई भी बायोलॉजिकली डिजीज नहीं मिली है, वो एक्सेसिवली वरी कर रही है अपनी हेल्थ के बारे में, जिसकी वजह से उसको क्या लेनी पड़ रही है? हेल्प। किस चीज की हेल्प लेनी पड़ रही है? मेडिकल अटेंशन। फ्रीक्वेंटली वो मेडिकल अटेंशन ले रही है, तो उसको कौन सा डिसऑर्डर हो सकता है? मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर? नहीं। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर? नो। पैनिक डिसऑर्डर? नहीं। कौन सा हुआ? सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर। सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर में क्या होता है हमारा, कि कोई भी फिजिकल सिम्टम नहीं होता, उसके बाद भी फिजिकल डिजीज नहीं होती, फिजिकल सिम्टम होता है, राइट। फिजिकल सिम्टम्स हमें दिख रहे हैं, कोई भी बायोलॉजिकली डायग्नोस होने के बाद कोई भी डिजीज नहीं मिली है, उसके बाद भी वो पर्सन क्या है? अपनी हेल्थ के बारे में वरी कर रहा है और मेडिकल सीख कर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है हमारा। ये तो बहुत इजी है कि लेवल ऑफ स्ट्रेस गुड फॉर ह्यूमन बींग्स। कौन सा स्ट्रेस है जो ह्यूमन बींग्स के लिए अच्छा होता है?
अरोजल नहीं, डिस्ट्रेस नहीं, स्ट्रेन नहीं, विच इज यूस्ट्रेस। यूस्ट्रेस जो होता है इट इज अ गुड काइंड ऑफ स्ट्रेस। क्यों? क्योंकि वो हमारा प्रोडक्टिविटी लेवल जो है वो इंक्रीज कर देता है, राइट। अब हमने देखा था डिस्ट्रेस और यूस्ट्रेस वाला कि यूस्ट्रेस क्या होता है, मान लो आपको सीयूईटी का स्ट्रेस हो रहा है, राइट। अब स्ट्रेस हो रहा है कि मुझे आता नहीं है, तो उसकी वजह से आप क्या करोगे, आप पढ़ोगे, पढ़ोगे तो आपका प्रोडक्टिविटी लेवल इंक्रीज हुआ। बट वो डिस्ट्रेस कब बन जाता है, जब वो आपकी हेल्थ को साइकोलॉजिकली और फिजिकली जो है वो हार्म करने लग जाए, कि आप पढ़ भी नहीं पा रहे, आपकी प्रोडक्टिविटी कम हो गई, आप कुछ नहीं कर पा रहे, बस आप स्ट्रेस ले रहे हो, तो वो क्या हो जाता है हमारा डिस्ट्रेस, विच इज नॉट गुड फॉर ह्यूमन बींग्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिषेक के बारे में, कि अभिषेक गेट्स सैटिस्फैक्शन ओनली व्हेन ही गेट्स एप्रिसिएशन। अब अभिषेक को जो है वो सेटिस्फेक्शन कब मिलता है, जब उसकी कोई तारीफ करता है। अगर वो कोई भी टास्क परफॉर्म कर रहा है, उसकी कोई तारीफ कर देता है, तो वो हर चीज अच्छे से परफेक्टली परफॉर्म करता है, राइट। तो ये चीज किस चीज का पार्ट है, कॉन्फ्लिक्ट्स का पार्ट है, इंटरनल प्रेशर का पार्ट है, सोशल स्ट्रेस का पार्ट है, या सोशल प्रेशर का पार्ट है, किस चीज का पार्ट है। कॉन्फ्लिक्ट्स का नहीं हो सकता क्योंकि दो आइडियाज कॉन्फ्लिक्ट नहीं कर रहे, सोशल स्ट्रेस का भी नहीं हो सकता क्योंकि कोई एक्सटर्नल पर्सन जो है वो उससे इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, राइट। अब सोशल प्रेशर क्यों नहीं हो सकता, सोशल प्रेशर भी नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि उनके मन में किसी की एक्सपेक्टेशंस को मीट करने की चाह नहीं है। इसका है इंटरनल प्रेशर। इंटरनल प्रेशर क्यों है, क्योंकि वो उसके मन का जो एक्सपेक्टेशन है, उसकी खुद की एक्सपेक्टेशंस जो है खुद से, उसके बारे में बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे है कि श्रेया के बारे में, कि श्रेया इज सफरिंग फ्रॉम हाई लेवल स्ट्रेस। अब श्रेया जो लड़की है वो हाई लेवल स्ट्रेस से क्या है, सफर कर रही है, जिसकी वजह से वो डिसीजंस अच्छे से नहीं ले पा रही, उसका कंसंट्रेशन लेवल पुअर हो गया है, और शॉर्ट टर्म मेमोरी कैपेसिटी हो गई है, रिड्यूस्ड शॉर्ट टर्म मेमोरी कैपेसिटी। जो शॉर्ट टर्म मेमोरी की कैपेसिटी थी वो भी कम हो गई है। तो उसमें से कौन सा इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस है जो वो फेस कर रही है, राइट। कौन सा हो सकता है, डिसीजंस, पुअर कंसंट्रेशन, रिड्यूस शॉर्ट टर्म मेमोरी। कहां से बात हो रही है, सारा थॉट प्रोसेस का काम है, तो इसका आंसर क्या हुआ, डी, विच इज कॉग्निटिव। नेक्स्ट हम बात करते हैं 29th क्वेश्चन में, रिलीजियस ग्रुप इज एन एग्जाम्पल ऑफ। हमारा रिलीजियस ग्रुप जो है वो किस चीज का एग्जाम्पल है, वो है प्राइमरी ग्रुप का एग्जाम्पल। क्यों? क्योंकि हम अपनी मर्जी से वो चूज नहीं करते। सेकेंडरी ग्रुप होता है जो हम अपनी मर्जी से चूज करते हैं, राइट। तो प्राइमरी ग्रुप हुआ क्योंकि रिलीजियस ग्रुप जो होता है वो हमें अपने बर्थ के साथ मिल जाता है, उसमें हमारी सहमति नहीं होती। नेक्स्ट देखते हैं 30th क्वेश्चन क्या कहता है हमारा। तो द पर्सन बिगिंस बाय मेकिंग अ स्मॉल रिक्वेस्ट। सो इसमें क्या है, द पर्सन बिगिंस, कि एक पर्सन जो है वो छोटी रिक्वेस्ट पहले बनाता है, ठीक है, और फिर दैट द अदर पर्सन इज नॉट लाइकली टू रिफ्यूज। अब फिर वो क्या करता है, पहले वो छोटी मिस्टेक बोलता है जिसको वो इंसान मना ना कर सके। दिस इज डैश टेक्निक ऑफ कंप्लायंस, जिसमें जो इंसान हेल्प के लिए या किसी चीज को पाने के लिए पहले छोटी रिक्वेस्ट करे, तो उस टेक्निक को हम क्या बोलेंगे, उस टेक्निक को हम बोलेंगे द फुट इन द डोर टेक्निक। उसमें क्या होता है, पहले वो इंसान छोटी रिक्वेस्ट करेगा, उसके बाद वो बड़ी रिक्वेस्ट तक पहुंचेगा। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर आपको किसी के साथ कोई बात आगे बढ़ानी हो तो पहले आप क्या करोगे, या फिर किसी से फ्रेंडशिप करनी हो, राइट। ध्यान देना इस बात पे कि आप पहले उसकी इंस्टाग्राम आईडी पे या तो स्टोरी पे रिप्लाई करोगे, या किसी फ्रेंड से जाके बात करोगे उसके, राइट, कि इससे बात करनी है। फिर म्यूचुअल फ्रेंड्स मिलेंगे, म्यूचुअल फ्रेंड्स के द्वारा क्या हुआ, एक सेम पार्टी में आप लोग जा रहे हो, है ना, सेम पार्टी में आप लोग जा रहे हो, फिर साथ में डिनर कर रहे हो, वो क्या है, एक छोटी रिक्वेस्ट है, आपने स्टोरी पे रिप्लाई किया, वो क्या है, छोटी रिक्वेस्ट है। उसके बाद क्या होगा, एक बड़ी रिक्वेस्ट सामने आएगी, राइट। तो वही है, क्या है वो,
द फुट इन द डोर टेक्निक, जिससे हम सभी लोग जो होते हैं वो बहुत अच्छे से वाकिफ होते हैं, बस हमें उस चीज की ना टर्म नहीं पता होती कि ये जो हम कर रहे हैं वो एक्चुअल में क्या है। वो हमें क्या बताएगी, वो हमें साइकोलॉजी बताएगी कि जो हम कर रहे हैं वो कौन सी टेक्निक है, राइट। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द डैश इज अ कलेक्शन ऑफ पीपल। अब कलेक्शन ऑफ पीपल क्या है, क्या कौन सा वाला कलेक्शन ऑफ पीपल हु हैव असेंबल्ड फॉर अ स्पेशल पर्पस, जो एक स्पेशल पर्पस के लिए क्या हुए हैं, इकट्ठा हुए हैं, ठीक है। जैसे कि कोई क्रिकेट मैच देखने के लिए या फिर कोई मूवी देखने के लिए, तो वो क्या हुए, क्या वो एक टीम हुआ, नहीं। क्या वो एक ऑडियंस हुए, हाँ जी। क्या वो एक मॉब है, नहीं। तो क्या हुआ इनमें से, वो एक ऑडियंस है। क्रिकेट मैच देखने के लिए, मूवी देखने के लिए जो भी सब लोग इकट्ठा हुए हैं वो क्या कहलाएंगे, उस ग्रुप को क्या बोलेंगे हम, ऑडियंस बोलेंगे। हमारा 32nd क्वेश्चन क्या कहता है हमें, एक्सट्रीम कोहेसिवनेस इन ग्रुप्स। अब एक्सट्रीम कोहेसिवनेस हमें क्या करना है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। अगर हमने क्वेश्चन को अच्छे से नहीं पढ़ा तो हम रॉन्ग करके आ जाएंगे, फिर हमारे 5 नंबर तो गए गए, साथ में एक और चला जाएगा नेगेटिव मार्किंग का, राइट। तो एक्सट्रीम कोहेसिवनेस इन ग्रुप्स इज, एक्सट्रीम कोहेसिवनेस जब ग्रुप में होती है तो हम उसे क्या नाम देते हैं, उसे हम बोलते हैं ग्रुप थिंक। क्या बोलते हैं हम, ग्रुप थिंक बोलते हैं। जब भी एक एक्सट्रीम कोहेसिवनेस हो रही है ग्रुप में, हम उसे ग्रुप पोलराइजेशन नहीं बोलते, बोथ नहीं बोलते, नन तो, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हुआ, ग्रुप थिंक। हमें क्या करना है, पहले अच्छे से ऑप्शंस को एनालाइज करना होता है कि इसका मतलब क्या हो सकता है, क्योंकि काफी बार हम क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, किसको देख के, ऑप्शंस को देख के। तो उस कंफ्यूजन को ही हमें मिटाना है, हमें क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, साथ में हमें ऑप्शंस को भी अच्छे से पढ़ना है। ये नहीं कि क्वेश्चन पढ़ा, इसका जो आंसर आया और वो देखा कि वो आंसर है तो वो ठीक है। कई बार हमारा ब्रेन क्या हमारे साथ गेम्स खेल लेता है, ठीक है। हम कंफ्यूज हो जाते हैं दो आंसर्स में, हम स्टेटमेंट्स ऊपर नीचे कर देते हैं। अगर हम ऑप्शंस नहीं पढ़ेंगे फिर हम घर आके देखेंगे कि अरे इसका तो ये हमने ये कर दिया, ये ऑप्शन भी प्रेजेंट था। ऐसे नहीं करना, ठीक है। अब 33rd जो है वो है कि द रेशियो विच स्टेट्स द रिलेशंस, विच स्टेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन मेंटल एज एंड क्रोनोलॉजिकल एज। अब एमए और सीए के बीच में जो रेशियो हमें बताता है रिलेशनशिप, उस रेशियो को हम क्या नाम देते हैं। अब मुझे बताओ किस किस को पता है कि उसको हम डेवलपमेंटल क्वेश्चन बोलते हैं, इंटेलिजेंस क्वेश्चन बोलते हैं, परफॉर्मेंस क्वेश्चन बोलते हैं, या फिर नन ऑफ द अबव बोलते हैं। इसका मुझे आप कमेंट सेक्शन में आंसर बताओ कि हम क्या बोलते हैं, DQ, IQ या फिर PQ। बहुत इजी आंसर है इसका, हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। हमने काफी मूवीज में भी देखा होगा, अगर आप साइकोलॉजिकल रिलेटेड मूवीज देखते हैं तो। मेंटल एज, अब मेंटल एज क्या होती है हमारी, मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज बहुत डिफरेंट होती है। क्रोनोलॉजिकल एज वो होती है जो हमारी प्रेजेंट एज है, ईयर्स के हिसाब से, कि हम जब पैदा हुए थे तब से अभी तक की एज कितनी है, ठीक है। अब मेंटल एज हमारी मेंटल एज होती है। मेंटल एज में क्या होता है कि अगर कोई ब्राइट स्टूडेंट है, ब्राइट चाइल्ड है, तो उसकी मेंटल एज जो होगी वो क्रोनोलॉजिकल एज से ज्यादा होगी, ठीक है। कि वो मेंटली कितना इंटेलिजेंट है, कितना मेच्योर है, कितना रैशनली सोचता है चीजों को, ठीक है। अगर कोई डल चाइल्ड है तो उसकी मेंटल एज क्या होगी, उसकी क्रोनोलॉजिकल एज से कम होगी। तो इसका आंसर क्या हुआ, इंटेलिजेंस क्वेश्चन। क्यों, क्योंकि इसमें हम इंटेलिजेंस की बात करते हैं, राइट। इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो इसका आंसर क्या हुआ, IQ। नेक्स्ट है हमारा द थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। अब TAT, थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट जो होता है वो डेवलप किसने किया था, मुझे बताओ किसने डेवलप किया था, कौन सा TAT वॉज डेवलप्ड बाय whom एंड इन विच ईयर। सो मॉर्गन एंड म्यूरी ने किया था, या फिर हॉथवे मैकलेनी ने किया था, हरमन रोसाच एंड कैटल ने किया था, या फिर नन ऑफ द अबव। ये भी नहीं है, ठीक है। हरमन एंड रोसाच ने भी नहीं किया था,
हाथवे एंड मैकेलेनी ने भी नहीं किया था, किसने किया था? मॉर्गन एंड मुरे ने किया था। किसने किया था? मॉर्गन एंड मुरे ने किया था। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम 35th पे तो आ गए हैं। तो कलेक्शन ऑफ पीपल अराउंड अ रोड साइड। अब रोड के साइड में एक कलेक्शन ऑफ पीपल है, ठीक है, अराउंड अ रोड साइड परफॉर्मर, कोई परफॉर्म कर रहा है कुछ चीज, कोई गिटार बजा रहा है, कोई डांस कर रहा है, तो उसके जो पास में ग्रुप ऑफ पीपल प्रेजेंट है उसे हम क्या बोलेंगे? ग्रुप बोलेंगे, क्राउड बोलेंगे, मॉब बोलेंगे, या फिर ऑडियंस बोलेंगे? मुझे जल्दी से बताओ क्या बोलेंगे 5th वाले का, कि अगर कुछ लोग रोड साइड खड़े हैं, ठीक है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम क्राउड बोलेंगे, ठीक है, क्या बोलेंगे? क्राउड बोलेंगे। नेक्स्ट इज व्हाट इज द सेकेंड रीजन फॉर परसीव्ड इनइक्वालिटी। जब इनइक्वालिटी को परसीव किया जाता है तो उसका जो है वो सेकेंड रीजन क्या होता है? उसे हम सेकेंड रीजन को क्या बोलते हैं? जल्दी से बताओ क्या बोलते हैं? हम ऑफ कॉपरेशन बोलते हैं, ऑफ अचीविंग द गोल बोलते हैं, ऑफ एक्सक्लूसिवली बोलते हैं, या फिर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट? इसका आंसर क्या होगा? कॉपरेशन नहीं, ऑफ अचीविंग द गोल नहीं, ऑफ एक्सक्लूसिविटी नहीं, इसका होता है ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। क्या होता है? ऑफ कॉन्फ्लिक्ट होता है। Which of the following their sources of psychological pressure? अब इसमें से कौन सा जो है वो साइकोलॉजिकल प्रेशर का जो है पार्ट कहलाता है हमारा? क्या कहलाता है? पॉल्यूशन, साइकोलॉजिकल प्रेशर नहीं, फ्रस्ट्रेशन, प्रीमेच्योर डेथ नहीं, रोड साइड एक्सीडेंट नहीं। क्या होगा? फ्रस्ट्रेशन जो है वो हमारे साइकोलॉजिकल प्रेशर का क्या है? सोर्स है। Which among the following is not a neo-Freudian? अब सिगमंड फ्रॉइड का कौन जो था वो फॉलोवर नहीं था इनमें से? कैरल, आल्फ्रेड, कार्ल जंग, या फिर कार्ल रॉजर्स? इसमें भी आपको कंफ्यूज नहीं होना, हमें देखना है ये नहीं थे, आल्फ्रेड एडलर भी नहीं थे, कार्ल जंग भी, मतलब कार्ल जंग थे, आल्फ्रेड भी थे, कार्ल जंग भी थे, कैरन भी थे, बट ये ऑप्शंस गलत हैं, ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। मेरे कहने का मतलब है कि ये ऑप्शन गलत है, ये सब फॉलोवर्स थे। कार्ल रॉजर्स जो थे वो ही वॉज नॉट अ नियो फ्रॉडियन, ठीक है, फ्रूडन नहीं थे वो। कौन? कार्ल रॉजर्स। ओके, सो नेक्स्ट है हमारा द मिनेसोटा मल्टीफेसिक पर्सनालिटी इन्वेंटरी, जिसको हम कहते हैं MMPI, इज अ प्राइमरी यूज फॉर असेसिंग। किस चीज के लिए यूज की जाती है? इंटेलिजेंस के लिए यूज की जाती है, इमोशनल इंटेलिजेंस के लिए यूज की जाती है, पर्सनालिटी ट्रेट्स एंड साइकोपैथोलॉजी के लिए यूज की जाती है, या फिर लर्निंग डिसेबिलिटीज के लिए? अब चलो हम एलिमिनेट करते हैं इसमें से कि इंटेलिजेंस के लिए यूज नहीं होती, ना ही इमोशनल इंटेलिजेंस के लिए यूज होती है, ना ही लर्निंग डिसेबिलिटीज के लिए। किसके लिए यूज होती है? पर्सनालिटी ट्रेट्स एंड साइकोपैथोलॉजी के लिए यूज होती है, राइट? क्या? MMPI, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है किसी भी क्वेश्चन में तो मुझसे साथ साथ आपको क्या करना है? पूछते जाना है कमेंट सेक्शन में, मैं आपके क्वेश्चंस का रिप्लाई करूंगी। अब हमें ये देखना है कि हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न स्ट्रेस रिसर्च। मॉडर्न स्ट्रेस रिसर्च के फादर कौन थे ये हमने पढ़ा था, सारी चीजें हमने पढ़ी हुई है लेक्चर्स में। अगर आपको तब भी कोई डाउट आता है तो मुझसे पूछ लेना, आप जाके हमारे लेक्चर्स को भी चेकआउट कर सकते हो। तो इसका आंसर क्या है? हांस सायले।
Hans Eile was the father of modern modern stress research. ओके 41 क्या है हमारा है कि an emotional state that arises when a person is prevented. अब ऐसी कौन सी इमोशनल स्टेट है जो अराइज की जाती है when the person is prevented from reaching a goal. जब एक पर्सन अपने गोल तक पहुंच नहीं पा रहा, उसको अटेन नहीं कर पा रहा, या फिर उसको कोई चीज नहीं मिल पा रही जो उसे चाहिए, तो फिर क्या होगी? उसको एग्रेशन होगा, फ्रस्ट्रेशन या डिप्रेशन, या फिर नन ऑफ द अबव. इमोशनल स्टेट कौन सी है जो राइज होती है? पहले क्या होगा? उसको फ्रस्ट्रेशन होगा. इसमें कंफ्यूज नहीं होना क्योंकि बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग ऑप्शंस दे रखे हैं. अगर किसी को कोई चीज नहीं मिल पा रही, पहले उसको क्या होगा? फ्रस्ट्रेशन होगी उस चीज की, राइट? तो इसका आंसर क्या हुआ? इसका आंसर है फ्रस्ट्रेशन. अब नेक्स्ट देखते हैं 42nd क्या कहता है हमें क्वेश्चन कि अभिषेक फाउंड अ रिस्ट वॉच. अब अभिषेक जो है उसे एक रिस्ट वॉच मिली है इन द क्लोथिंग सेक्शन ऑफ बिग बाजार. बिग बाजार में मिली है, ठीक है. देन ही गेव दैट वॉच टू द लॉस्ट एंड फाउंड. अब लॉस्ट एंड फाउंड, उसको मिली वॉच, उसने क्या किया? लॉस्ट एंड फाउंड डिपार्टमेंट में उसको दे दिया. आइडेंटिफाई द एस्पेक्ट ऑफ हिज पर्सनालिटी की सिगमंड फ्रॉइड के हमने पढ़े थे ना पर्सनालिटी के एस्पेक्ट्स. कौन से? इड, ईगो, सुपर ईगो वाले. तो अब इसमें से उसने किस चीज को जो है अच्छे से फॉलो किया है, किस चीज को माना है? इड हमारा क्या किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है? ईगो हमारा किस उस पे बेस्ड होता है? प्लेजर प्रिंसिपल. ईगो हमारा रियलिस्टिक, ठीक है. ये हमारा मॉरल. तो इसमें इसने क्या किया? प्लेजर प्रिंसिपल पे बेस्ड नहीं था. प्लेजर प्रिंसिपल पे बेस्ड होता तो वो क्या करता? पहले उसमें वो अपनी वॉच को, उस वॉच को जो उसको मिली थी वो रख लेता, क्योंकि ये रियलिस्टिक नहीं होता है, ठीक है. अब रियलिस्टिक में वो क्या करता? वो उसको वहीं छोड़ देता, ठीक है, जहां पे उसको वो वॉच मिली थी. बट उसने क्या किया? उसने वो लॉस्ट एंड फाउंड डिपार्टमेंट में दे दी, जो कि शो करती है सुपर ईगो, उसकी मॉरल वैल्यूज को शो करती है. इसलिए इसका आंसर क्या हुआ? इसका आंसर हो गया सुपर ईगो. क्या हुआ आंसर? सुपर ईगो. और ये जो तीनों जो पर्सनालिटी के एस्पेक्ट्स दिए हुए हैं जो हमें बता रहे हैं, ये किसने दिए थे? ये हमें सिगमंड फ्रॉइड ने दिए थे, ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास आया है कि टू फैक्टर थ्योरी किसने दी थी? टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस वॉज गिवन बाय. और टू फैक्टर्स क्या थे इसके हमारे पास? एक था एस फैक्टर और एक जी फैक्टर. जी फैक्टर जो था वो क्या था? सब में कॉमन था, राइट. अब एस फैक्टर जो था वो सब में कॉमन नहीं था, वो स्पेसिफिक फैक्टर होता है, ये हमारा जर्नल फैक्टर होता है. किसने दी थी ये थ्योरी ऑफ टू फैक्टर्स? टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस हमें स्परमैन ने दी थी. किसने दी थी? स्परमैन ने दी थी. अब फिर से वही क्वेश्चन आ गया है, चार्ल्स स्पीयरमैन ने हमें कौन सी थ्योरी दी थी? चार्ल्स स्पीयरमैन ने क्या दी थी हमें? टू फैक्टर थ्योरी दी थी. कौन सी थ्योरी दी थी चार्ल्स स्पीयरमैन ने? हमें टू फैक्टर थ्योरी दी थी, राइट. वन फैक्टर थ्योरी किसने दी थी? अल्फा बेने ने दी थी. किसने दी थी? अल्फा बेने ने दी थी हमें वन फैक्टर थ्योरी. और टू फैक्टर थ्योरी हमें चार्ल्स स्पीयरमैन ने दी थी. विच फैक्टर इन्फ्लुएंस्ड एप्टीट्यूड फॉर्मेशन? कौन सा फैक्टर है हमारा जो कि हमें इन्फ्लुएंस करता है किस पे? एप्टीट्यूड, हमारे एप्टीट्यूड फॉर्मेशन पे इन्फ्लुएंस करता है. फैमिली नो, कास्ट नो, एज नो. क्या है इसका आंसर? बहुत इजी है, हमारा इंटेलिजेंस. हमारा इंटेलिजेंस जो है वो इन्फ्लुएंस करता है एप्टीट्यूड फॉर्मेशन. चलो नेक्स्ट देखते हैं. बहुत थोड़े से क्वेश्चंस बच गए हैं, ज्यादा टाइम नहीं लूंगी मैं आप लोगों का. फिर से नेक्स्ट वीडियो में हम और ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे, राइट.
तो इतने क्वेश्चन जितने मैंने करा दिए इनको एकदम फिंगर टिप्स पे रखो कि मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं या फिर इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपका वहां पे आए। सारे क्वेश्चंस को कवर करूंगी मैं, सारे एक एक टॉपिक कवर होगा। बस आपको क्या ध्यान देना है, वहां पे इन्हीं में से क्वेश्चन आएगा, लैंग्वेज चेंज होके आएगी। आपको अपने कॉन्सेप्ट क्लियर रखने हैं कि इस तरीके से या फिर इनकी लैंग्वेज चेंज करके थोड़ा सा हल्का फुल्का इधर उधर करके कोई भी क्वेश्चन आए तो आपके कॉन्सेप्ट इतने अच्छे से क्लियर हो, आपको याद रहे हाँ जी मैम ने तो ये कराया था, ये वहीं से आया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द नेम ऑफ द मूड डिसऑर्डर। अब क्या नाम है मूड डिसऑर्डर का, इन विच मेनिया एंड डिप्रेशन आर प्रेजेंट ऑल्टरनेटिवली। अब ऑल्टरनेटली क्या प्रेजेंट होते हैं हमारे, मेनिया एंड डिप्रेशन, मैंने आपको बताया था। ऑल्टरनेट डिसऑर्डर नहीं, मिक्स डिसऑर्डर भी नहीं होता, मिड लाइफ डिसऑर्डर तो नहीं होता। क्या होगा हमारा, बाइपोलर मूड डिसऑर्डर। हमने पढ़ा था कि बाइपोलर में क्या होता है, हमें एपिसोड्स आते हैं, कभी सैडनेस के तो कभी यूफोरिक एपिसोड्स आते हैं, जिसमें हमारा क्या दिखता है, मीनिया एंड मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। अब ये देखते हैं हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। जब हम पढ़ रहे थे एबनॉर्मल बिहेवियर को, हमने क्या देखा था, जब एबनॉर्मल बिहेवियर की स्टडी की गई तो उसमें से 4 कॉमन डीज निकल के आए। ठीक है, 4 डीज निकल के आए। वो 4 डीज क्या क्या थे, पहला था हमारा डेविएंस, डिस्ट्रेस, डिस्फंक्शन एंड डेंजर। ये 4 डीज निकल के आए कि कोई भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर किसी को होता है वो एबनॉर्मल बिहेवियर करता है, जो कि इन चारों पे बेस्ड होते हैं, राइट। अब इसमें से हम देखते हैं कि क्या है, डिस्फंक्शन है, होता है, तो डिस्फंक्शन भी करेक्ट ऑप्शन नहीं है हमारा। डेंजरस विच इज डेंजर, तो ये भी नहीं कर सकते हम। डेविएंस विच इज डेविएंट, ये भी नहीं कर सकते। डिस्ट्रेस लिखा नहीं हुआ, डिस्टर्बिंग होता नहीं है, तो इसका क्या आंसर हो गया, डेंजरस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर की ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, विच आर डेंजर, डिस्फंक्शन, डेविएंस एंड डिस्ट्रेस। तो इनमें से कौन सा हुआ इसका आंसर, डिस्टर्बिंग। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। हमारा चैप्टर यहाँ पे हमने कुछ हमारे एमसीक्यूज यहाँ तक हो चुके हैं। बाकी एमसीक्यूज को हम नेक्स्ट वीडियो में जो है कवर करेंगे। साथ साथ आप अपनी तैयारी भी करते रहिए, ठीक है। और जो एमसीक्यूज मैं करा रही हूँ, आपको कोई डाउट है उनमें से तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपको कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो उसके लिए आप वीडियोस जाके देख सकते हैं। यूनिमॉक्स चैनल पे हमारी साइकोलॉजी के चैप्टर्स की वीडियोस जो हैं वो अवेलेबल हैं। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर CUET। अच्छे से प्रिपेयर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ये वीडियो शेयर कर देना, ताकि आप लोग तो अच्छा प्रिपेयर कर ही रहे हो, वो लोग भी अच्छे से प्रिपेयर करें। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दो और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच।